Hello guys, once again you all are welcome to my channel Need for Everyone। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल्स। इसके पहले जो दो वीडियोस आ चुके हैं उसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन डिस्कस किया था, जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रही थी। इस वाले लेक्चर में जो इंटरमीडिएट्स होंगी वो फ्री रेडिकल्स होंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए ट्राई करते हैं कि इसके नाम से हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक होगा, और यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। इसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, मतलब जो कार्बन के पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहती है उसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं होंगे, लेकिन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और एलिमेंट हम लोग डाल सकते हैं एज सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन कार्बन जितने बॉन्ड पहले रिएक्टेंट में फॉर्म कर रहा था अब फाइनली प्रोडक्ट में भी उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन डिफरेंट क्या होगा कि वो बॉन्ड कौन से एलिमेंट के साथ फॉर्म कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने एक एलिमेंट को दूसरे से हमने एक्सचेंज कर दिया है, तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो चलिए इसके हम लोग एक हम लोग सबसे पहले रिएक्शन की स्कीम को देखते हैं, ये मैकेनिज्म बेसिकली होती कैसे है। इसका सबसे वेल नोन रिएक्शन होता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आप सबने देखा होगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बेसिकली क्या होती है कि CH4 और Cl2 हम लोग जब लाइट के प्रेजेंस में देते हैं, रिएक्ट जब करेगी तो थोड़ी सी हीट भी हमें देनी पड़ती है कभी कभी। तो ये बेसिकली पहले फॉर्म करेगा CH3Cl। फर्दर अगर आप क्लोरीन HNO दोगे इसको तो फॉर्म करता है डाइक्लोरोमीथेन। फिर अगर आप फर्दर दे दोगे Cl2HNO तो फॉर्म करता है क्लोरोफॉर्म, और अगर फर्दर दे दोगे तो फॉर्म कर देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बेसिकली होती है रिएक्शन इसकी। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, सभी रिएक्शन में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक पहला वाला रिएक्शन को ही उठाते हैं, मतलब हम लेंगे इस वाले रिएक्शन को जिसपे CH3Cl फॉर्म हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम लोग उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई भी रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन के 3 बेसिक स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं कोई भी फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन में। वो स्टेप होते हैं इनिशिएशन, प्रोपैगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनिशिएशन हम लोग किसको कहेंगे। इनिशिएशन होता है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है या फिर जो अटैकिंग मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली एक फ्री रेडिकल ही होता है, और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। बेसिकली फ्री रेडिकल तो एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन की ये जो बॉन्ड है वो होमोपोलर बॉन्ड है। इसके मतलब इसकी पोलैरिटी क्या है, 0 है। तो इसके अगर बॉन्ड फिजन अगर होगा तो होमोपोलर फिजन होगा, मतलब सॉरी होमोलाइटिक फिजन होगा। मतलब क्या होगा कि किसी भी क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, लेकिन हर एक क्लोरीन के पास इस बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है इस बॉन्ड की। तो जैसे ही हमने लाइट डाला तो ये बॉन्ड टूट गया। अब हमारे पास में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनिशिएशन में और एक चीज़ होती है। तो ये बात गई इनिशिएशन की। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोपागेशन की बात आएगी। प्रोपागेशन में क्या होगा कि CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करेगा। CH4 के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने लिखा। जब ये फ्री रेडिकल आया क्लोरीन का एक, तो इसने क्या किया, वो इसके होमोलिसिस को ये इंड्यूस करवा सकता है। इसका होमोलिसिस क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है।
अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन होने का चांस ज़्यादा होता। लेकिन सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे होमोलिसिस भी अच्छी तरीके से हो सकती है। तो फ्री रेडिकल क्या होगा, एक जनरेट हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गया और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया कार्बन के पास। तो क्या बना हमारे पास में बन के आ गया CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टर्मिनेशन कैसे होता है। ये जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन बेसिकली होती है कि जितने फ्री रेडिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे, चाहे वो इनिशिएशन के दौरान हो या फिर प्रोपागेशन के दौरान हो, उनका क्या होगा, उनका कपलिंग हो जाएगा आपस में। अब कपलिंग कोई भी फिक्स्ड मेथड में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी दो मतलब एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में ही कपलिंग होगा। कपलिंग हो सकता है बिटवीन एनी टू फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो देखते हैं कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास में कौन कौन से फ्री रेडिकल अवेलेबल हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये दो फ्री रेडिकल है हमारे पास में। अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि क्लोरीन और ये मिथाइल ग्रुप एक साथ लग जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन जो है दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना दे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मिथाइल फ्री रेडिकल जो है दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलके इथेन बना दे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ से डोमिनेंट पॉसिबिलिटी कौन सा होगा, इनका जो कपलिंग होता है ये वाला ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, लेकिन अदर पॉसिबिलिटीज़ आपके पास में ये एक हो सकती है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये बेसिकली टर्मिनेशन हुआ रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, या फिर हम लोग अगर बात करेंगे स्लो स्टेप या फिर RDS कौन सा होगा, RDS होगा पहला वाला स्टेप। क्योंकि जब तक आप इस मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ोगे तब तक क्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं आएगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर नहीं आएगा तो प्रोपागेशन नहीं होगा, प्रोपागेशन अगर नहीं हुआ तो सब्सिक्वेंटली टर्मिनेशन भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये पूरी एक सीरीज़ में रिएक्शन चलती रहती है, पहले इनिशिएशन होगी, फिर प्रोपागेशन होगी और बाद में टर्मिनेशन होगी। तो इनिशिएशन ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो यही बेसिकली RDS होती है आपकी। ठीक है, यही स्लो स्टेप होती है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सप्लाई करनी पड़ेगी थ्रू लाइट एनर्जी। तो ये जब लाइट एनर्जी के पास जब सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसके बाद ही रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगी आगे। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम लोग इसको ही मेन टर्मिनेशन रिएक्शन अगर हम लोग मान के चलें तो हमारे पास में इंटरमीडिएट कितने रिएक्शन आ रहे हैं। ये पहला एक रिएक्शन हुआ, दूसरा ये एक रिएक्शन हुआ और तीसरा रिएक्शन आपका प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक एनर्जी डायग्राम ट्राई करते हैं बनाने का। यहाँ पे मैं साइड में बनाने की कोशिश करता हूँ, इसकी एनर्जी डायग्राम कैसी होगी देखने में। इसमें हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इस पे होगी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले क्या होगा कि क्लोरीन टूटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल में बना और ये आपकी RDS होगी। ठीक है, तो ये पहली इंटरमीडिएट है। ठीक है, पहली इंटरमीडिएट है और साइमल्टेनियसली आपकी दूसरी एक इंटरमीडिएट भी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रही है मीथेन के साथ, तो यहाँ पे बेसिकली और एक दूसरा इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब फिर ये जो है दोनों एक साथ कंबाइन करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसा होगा। पहले चलिए देखिए, ये था जब हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया था। ठीक है, उसके बाद में ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ रही है। एनर्जी अगर अप्लाई आप नहीं करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद में क्या बना, CH3 डॉट बना, सॉरी क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल के चलिए एक हायर एनर्जी पे होगी वो, चलिए यहाँ पे हमने दिखा दिया, ये उसकी हायर एनर्जी है। उसके बाद में क्लोरीन और मिथाइल, मिथाइल फ्री रेडिकल बना, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल बना। अब ये भी कुछ चलिए एक रिलेटिवली मैं अगर बात करूँ तो ये जो फ्री रेडिकल वगैरह होते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करूँ या फिर बात करूँ मैं इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। तो चलिए क्लोरीन, ये सॉरी मिथाइल जो है उसकी एनर्जी थोड़ी लेस होगी, मिथाइल की जो एनर्जी होगी वो थोड़ी लेस होगी। और फाइनली हम लोग पहुंचेंगे प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की एनर्जी ऑब्वियसली इंटरमीडिएट से थोड़ी लेस होगी, लेकिन ओवरऑल वो रिएक्टेंट से ज़्यादा ही होगी क्योंकि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक है। तो पहला स्टेप RDS हुआ, ठीक है। उसके बाद वाले छोटे छोटे पीक होंगे, ऐसे करके रिएक्शन चलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे करके रिएक्शन चलेगा। तो ये जो है इस रिएक्शन के लिए आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, सिंस यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड है, तो ये आपकी RDS है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। बाकी प्रोसेसेस में उतनी ज़्यादा नहीं है तो उसको हम लोग RDS नहीं कहेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब चलिए इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सबसे जाना पहचाना रिएक्शन, पहला ये तो गया क्लोरीनेशन, चलो ये पहला लिख देते हैं। दूसरा रिएक्शन, दूसरा कौन सा होगा, क्लोरीनेशन। क्यों, कोई भी आप हेलोजनेशन करोगे किसी भी एल्केन का तो वो हमेशा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ही फॉलो करेगा उस रिएक्शन को, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ही प्रोड्यूस होता है उसमें। दूसरा है आपका वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन जिसमें हम लोग सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, जनरली डाई इथाइल ईथर लेते हैं लेकिन सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं। तो इसमें भी बेसिकली वही होती है कि वहाँ पे जो है ये वाला प्रोसेस ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। वुड्स के केस में ये वाला प्रोसेस हम लोग ज़्यादा करते हैं, मतलब CH3Cl के पास जब सोडियम ड्राई ईथर आप दोगे तो ये ऐसे हो जाता है ना, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। अच्छा, तीसरा हो जाएगा कि हम लोग जब करते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करके, जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं टोलुइन का, ठीक है, टोलुइन का क्लोरीनेशन जब आप करते हो, चाहे वो लाइट यूज़ करो, चाहे आप Cl2H यूज़ करो और SO2Cl2 यूज़ करो, आप कोई भी प्रोसेस यूज़ करो, कोई भी रिएजेंट यूज़ करोगे तो उस पर जो रिएक्शन मतलब बनेगा, ये बनेगा क्लोरोटोलुइन बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोटोलुइन नहीं कहेंगे इसको, तो ऐसा कुछ एक बनेगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। और एक रिएक्शन होता है, और एक रिएक्शन होता है, आपने बहुत बार इसको देखा होगा कि हम जब बेंजीन में जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, गैमेक्सेन का फॉर्मेशन जो होता है बेंजीन में, गैमेक्सेन का फॉर्मेशन यहीं पे लिख देता हूँ मैं, गैमेक्सेन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या होता है बेसिकली, बेंजीन में हम लोग क्लोरीन देते हैं और हीट के साथ, लाइट तो दिया ही और हीट के साथ दे देंगे, प्रोलॉन्ग रिएक्शन करवाएंगे इसको, तो ये बन जाएगा गैमेक्सेन। मतलब इसकी एरोमेटिसिटी तो ख़त्म हो गई और साथ ही साथ ये आपका क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे हर जगह आपकी क्लोरीन लग जाएगी। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड,
यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, लेकिन ये आपकी रिएक्शन जो है वो आती है एडिशन के अंदर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर ये रिएक्शन आती है, और इसमें जो इंटरमीडिएट यूज़ होता है वो यूज़ होता है फ्री रेडिकल। लेकिन मैंने बाकी तीनों जो रिएक्शन दिखाए, चाहे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हो, वुड्स रिएक्शन हो, या फिर आपने सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ किया, उसको हम लोग जो बेंजीन का सॉलिड टोलुइन का हमने जो क्लोरीनेशन करवाया, वो सभी आपके पास में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यूज़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की हम लोग बात करेंगे, जिसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस इन्फॉर्मेशन को आप जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा लोगों के पास आप इसको शेयर करवाइए। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ नया सजेशंस है, या फिर आपके कुछ डाउट्स हैं, या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड।